तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपनी एक कंपनी इसमें बना लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं क्रिएट कंपनी। मेरी कंपनी का नाम है केडी एंटरप्राइजेस। और फ्रेंड्स, अगर कंपनी आपने पहले से बना रखी है तब आपको कंपनी में जाके फीचर्स के अंदर आना है। जीएसटी को यहाँ पे जो है उसकी बेसिक डिटेल एंटर करने के लिए, अगर आपने कंपनी बना रखी है तो, और बना रहे हैं तो जैसे ही कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी बनने के बाद कंपनी के सारे फीचर्स यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपने जीएसटी नंबर लिया है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो जीएसटी की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे तो जीएसटी का जो फीचर है वो बाय डिफॉल्ट वैसे अनेबल रहता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको इसी पे दोबारा जाना है और यहाँ पे कंपनी की जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करनी है। जैसे कि कंपनी का जीएसटी नंबर, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि आपने जो जीएसटी नंबर लिया है वो कौन सी स्टेट में आपने लिया है, यानी कि कौन सी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मेरे में बाय डिफॉल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो कंपनी बनाई, तो कंपनी बनाई तो जो हमने स्टेट लिया था वही स्टेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने आप इसमें आ जाता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी होते हैं मेरे, अदर स्टेट में भी हो सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे भी स्टेट ले लेता हूँ दिल्ली। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन टाइप। देखिए, जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो वहां पे एक तो होता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जीएसटी का, तो उसके लिए तो हम लेते हैं रेगुलर। और उसके अलावा एक आपका आता है इसके अंदर कंपोजिशन। कंपोजिशन एक स्कीम होती है। ठीक है, जीएसटी जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कंपोजिशन जो है एक स्कीम होती है। अगर आप ये स्कीम लेते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आप जो भी अपने बिल बनाएंगे कंपनी में उसमें जीएसटी नहीं लगाएंगे, यानी कि जो भी बिल बनेंगे बिना जीएसटी के बनेंगे, और आपको अपने कस्टमर से कोई भी जीएसटी नहीं लेना है। बस आपको अपने खुद के टर्नओवर का 1% गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा टैक्स के रूप में, यानी कि जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 1% आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है एज ए टैक्स। आपको सेल में कोई टैक्स नहीं लगाना। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको जो जीएसटी का जो इतना सारा काम है ये सब वो आपका कम हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस स्कीम के अंदर, कंपोजिशन स्कीम में। सबसे पहला कि आप ना अपनी स्टेट से बाहर बिजनेस नहीं कर सकते। आप अपने स्टेट में बिजनेस कर सकते हो, आउट ऑफ स्टेट बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो। दूसरा ये है कि आप ना इसमें इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स होता है जो आपने परचेजेस की थी, परचेजेस के ऊपर आपने भी तो टैक्स पे किया होगा, तो वो टैक्स आपको रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेंगे तो। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फिलहाल नॉर्मली यहाँ पे हम रेगुलर लेंगे। ठीक है, और एक नीचे और दिखा रखा है रेगुलर SCZ, यानी कि रेगुलर तो है लेकिन जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो एक ऐसे एरिया में है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलहाल अभी रेगुलर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। देखिए, इंडिया के अंदर काफी सारी यूनियन टेरिटरी है। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर कराया है तो आप इस फंक्शन को यस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नो करेंगे, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होती है वहां पे एक टैक्स होता है UTGST, और जो नॉर्मल स्टेट्स होती है उसमें होता है SGST, यानी स्टेट जीएसटी। ओके, तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इसको नो रखूंगा। और इसके नीचे आपको लिखना है अपना जीएसटी नंबर, जो भी आपने जीएसटी नंबर अप्लाई किया था और जीएसटी नंबर आपको मिलेगा गवर्नमेंट से, वो जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखना है। तो मेरा दिल्ली का जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर का भी एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले क्या आता है, स्टेट कोड। तो 07 मेरा जो दिल्ली का जीएसटी नंबर है इसका स्टेट कोड है 07। जैसे यहाँ पे अलग अलग है, हरियाणा का 06 है, ठीक है, राजस्थान का 08 है, तो अलग अलग है इस तरह से। तो फिलहाल दिल्ली का जीएसटी नंबर में सब में 07 आता है।
फिर आता है पैन कार्ड नंबर, क्योंकि जब हम जीएसटी नंबर लेते हैं तो हमें पैन कार्ड के थ्रू ही मिलता है, पैन कार्ड पे ही होता है सब कुछ, तो इसमें पैन कार्ड आ जाएगा। ये जो आर है, आर तक ये पैन कार्ड है, ठीक है। तो पहला हो गया स्टेट कोड, फिर बी से लेके आर तक मेरा पैन कार्ड। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपने अभी तक कितने जीएसटी नंबर लिए हैं। अगर आपने पहला जीएसटी नंबर अभी मान लो आपको मिला है, तो यहाँ पे आपको आर के बाद मिलेगा 1। 1 मतलब नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है आपको कि ये आपका पहला जीएसटी नंबर होगा। अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं फिर से, ठीक है, एक और जीएसटी नंबर लेते हैं, तो उसमें यहाँ पे मिलेगा 2, मतलब ये आपका सेकंड जीएसटी नंबर है, ठीक है। तीसरा है तो थर्ड, इस तरह से ये आपका चलता रहता है। इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से होता है, क्योंकि एक पैन कार्ड के ऊपर हम एक से ज्यादा जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, क्योंकि मैं अपना जो जीएसटी नंबर फिल कर रहा हूँ ये मेरा सेकंड जीएसटी नंबर था। इसके बाद देखिए जीएसटी नंबर जो लेते हैं ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस के हिसाब से अलग अलग तरह के जीएसटी नंबर होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मान लीजिए आप कोई फ्लिपकार्ट, अमेजोन इस टाइप के बिजनेस करते हैं, तो आप कोई टैक्स पेयर नहीं हो, आप टैक्स कलेक्टर कहलाएंगे। यहाँ पे टैक्स कलेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि आप आगे से टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो अब वो आपका काम होगा। तो उस केस में जो ये 2 है ना, 2 के बाद यहाँ पे सी आता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे सी अगर मिलता है तो आप समझ जाइएगा ये कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं इस टाइप के मतलब कंपनी है। जो बाकी नॉर्मल जितने भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें क्या होता है, उनको हम बोलते हैं टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कैसे कि कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया, तो हमने गवर्नमेंट को तो हमने दिया ना, तो ये हमारा टैक्स पेयर वाला हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे जेड आता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है जब आप जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं, तो वहां पे ऑप्शंस आते हैं, अगर वहां से आपने गलत सिलेक्ट किया तो आपको फिर गलत जीएसटी नंबर मिलेगा। और उसमें फिर एक प्रॉब्लम भी होती है कि अगर आपने गलत जीएसटी नंबर लिया तो नॉर्मल जीएसटी नंबर को तो कैंसिल करने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मान लीजिए एज ए ऑपरेटर आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो उसको कैंसिल करने के लिए ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा इसके डिपार्टमेंट में। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। फिलहाल यहाँ पे हम जेड लेते हैं, और लास्ट में आता है वो आपका कोई नंबर भी हो सकता है और वो कोई आपका अल्फाबेट भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं चेकसम डिजिट, ठीक है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको क्या देना है। तो ये पूरा जो है एक जीएसटी नंबर है, 07 से 07 स्टेट कोड, बी से आर तक पैन कार्ड, फिर ये जो 2 है ये इसका मतलब सेकंड जीएसटी नंबर है मेरा। जेड सब में डिफॉल्ट होता है ज्यादातर, और लास्ट में चेकसम डिजिट, ये कुछ भी आ सकता है। ओके, अब आगे चलते हैं। फिलहाल ये जीएसटी नंबर अभी गलत दिखा रहा है, मैं इसको अभी दोबारा से ठीक कर देता हूँ। देखिए अगर आप गलत लिखेंगे ना तो वार्निंग दिखा देगा आपको, जैसा भी ये देखिए दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी सही जीएसटी नंबर डालता हूँ, जैसे ये देखिए, अब कोई वार्निंग नहीं आएगी, तो टैली भी समझ जाता है कि आपने जीएसटी नंबर जो डाला है वो गलत डाला है या सही डाला है। ओके, इसके बाद आता है फिर पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। देखिए जीएसटी के अंदर, जीएसटी का मतलब ही क्या होता है कि हम अपनी कंपनी से कुछ भी सेल करेंगे तो हम अपने बिल पे जीएसटी लगा के हम सेल करेंगे, यानी कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेंगे। तो एक तरह से जो भी हमारी तरफ से सेल हो रही है, आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं उसको तो उसमें ना पूरे एक मंथ की या फिर क्वार्टर की आपको डिटेल गवर्नमेंट को देनी होती है कि आपने एक मंथ में या क्वार्टर में कितनी सेल की और वहां से कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये जो रिटर्न होती है इसकी रिटर्न होती है GSTR1, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी रिटर्न 1। ये आपकी एक तरह से सेल की रिटर्न होती है, आउटवर्ड सप्लाई की। और कुछ कंपनियां इसको मंथली रिटर्न फाइल करती हैं, कुछ क्वार्टरली करती हैं, डिपेंड करता है उनके टर्नओवर के ऊपर, ठीक है। मंथली अगर बड़ी कंपनी है तो मंथली ठीक रहता है, अगर छोटी कंपनी है, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मंथली से ज्यादा अच्छा रहता है फिर क्वार्टरली, ठीक है, क्योंकि हर महीने परेशान होना पड़ता है फिर थोड़ी सी ट्रांजेक्शन है। तो इससे अच्छा आपके पास अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा हैं मतलब, तो उसमें मंथली ठीक है फिर। तो यहाँ पे अभी मंथली हम ले लेते हैं। उसके अलावा ये जो भी ऑप्शन देख रहे हैं ना आप, ई इनवॉइसिंग या ई वे बिल, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे एडवांस में, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे एक तरह से बस बेसिक डिटेल फिल करनी है, वो आपका जीएसटी नंबर हो गया। क्योंकि देखिए जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो स्टेट तो वहां पे आप फिल कर ही देते हैं पहले से ही,
रेगुलर भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है, तो यहाँ पे मंथली भी अपने आप ही लिखा हुआ रहता है। तो बस आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बस जीएसटी नंबर ऐड किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको जैसे जीएसटी नंबर मिलता है पहला अपना, तो सबसे पहले आपको कंपनी में क्या करना है, अपने जीएसटी नंबर की डिटेल फिल करनी है। वो कहाँ से की थी हमने अभी, कंपनी फीचर्स F11, यहाँ से जीएसटी में जाएंगे और यहाँ पे अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर हम फिल कर देंगे। ये हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है और यहाँ से मंथली लेके सेव कर देते हैं इसको। ई वे बिल मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, सेव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और बताना है। देखिए आप का बिजनेस किस तरह का है, मतलब आप सर्विस इंडस्ट्री है, मतलब सर्विस देते हैं या फिर गुड सेल भी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर जो भी आपके गुड्स हैं, सभी गुड्स पे जीएसटी रेट एक ही हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी में जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं, अलग अलग गुड्स के हिसाब से उनका जीएसटी रेट क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मेरा टी शर्ट्स का बिजनेस है, मैं टी शर्ट सेल आउट करता हूँ, तो अब सभी टी शर्ट्स का जीएसटी तो एक ही है, ठीक है, और उसका एचएसएन कोड भी एक ही होता है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं जितने आइटम क्रिएट करूंगा अपनी कंपनी में, हर एक आइटम पे जब क्रिएट करूंगा तभी मेंशन करूंगा कि मेरा जीएसटी रेट क्या होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर पूरी कंपनी में सभी का एक ही टैक्स रेट है, तो आप बजाय कि एक एक पे आप डिफाइन करें, आप एक ही बार में कंपनी लेवल पे ही आप अपना जीएसटी रेट और उसका एचएसएन कोड सेट कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको हर एक आइटम के लिए बार बार जो है अलग से टैक्स रेट डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो ये जो लिखा आ रहा है यहाँ पे, इसके नीचे देखेंगे आप, सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आपकी कंपनी में सभी आइटम का 90% आइटम का टैक्स रेट एक ही है, तो आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक एचएसएन कोड डाला, ठीक है, ये एचएसएन कोड डाल दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ये जो भी मेरे प्रोडक्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, ओके। और इनका जीएसटी रेट भी मैंने यहाँ पे डालना है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और टैक्सेबल, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं, कुछ अभी जीएसटी में एग्जेम्प्ट रखे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट तो नहीं है लेकिन फिलहाल उनका टैक्स रेट 0 है यानी निल है। तो अभी हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे और टैक्स रेट में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 18%। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब भी मैं कोई भी आइटम क्रिएट करूंगा अपनी कंपनी में, तो आपको उस पर टैक्स रेट सेट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और उसका यही एचएसएन और रेट है तो, ठीक है। तो ये एक तरह से मैंने जीएसटी रेट डिफाइन कर दिया एट कंपनी लेवल, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट है कोई, तो बताइए आप मुझे, कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट करने के राइट्स दे दिए, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारी जीएसटी की फुल फॉर्म भी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स पे गुड सेल करें या कोई सर्विस सेल करें, दोनों ही केस में हम जीएसटी लगाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले इसमें आपको करके दिखाऊंगा गुड्स के ऊपर, ठीक है। पहले गुड्स के एग्जाम्पल लेंगे, फिर बाद में हम सर्विस के एग्जाम्पल लेंगे। तो गुड्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। मेरी जो कंपनी है, मैं पहले ही बता दिया आपको, ये एक इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करती है फिलहाल अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से हम कुछ आइटम बनाएंगे और उसको परचेज भी करेंगे, फिर सेल भी करेंगे, जीएसटी लगाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से कुछ आइटम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आइटम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे, बनाएंगे यूनिट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको मेजर करने के लिए पीसेस में लेना है या केजी में लेना है या लीटर में लेना है, ये आपको यहाँ पे सिंबल क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे एक सिंबल हमने क्रिएट कर दिया NOS। अब आपको लग रहा होगा
कि ये बड़ा सिंपल है यूनिट बनाना। लेकिन अगर देखिए किसी ने जीएसटी पहली बार इंप्लीमेंट अगर कोई कर रहा है तो मैं बता दूं, यहाँ पे यूनिट बनाने के टाइम पे भी आपको क्या करना होता है, एक लिस्ट आती है यूक्यूसी की। यूक्यूसी मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। ये तभी आती है जब आपका जीएसटी का फीचर एनेबल हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि आप जो यूनिट लेना चाहते हैं वो क्या लेना चाहते हैं। आपने ऊपर मेंशन कर दिया है, वो अच्छी बात है। वो हमारा है, उसको बोलते हैं यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लेकिन ये जो लिस्ट आई है इसमें से भी आपको उसको मैप करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी रिपोर्ट्स में मिसमैच आएंगे, और जब तक मिसमैच सॉल्व नहीं होंगे ना, फिर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको अगर एनओएस लेना है तो यहाँ पे भी एनओएस लेना पड़ेगा। तो ये जरूरी है आपको करना। तो ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम बनाते हैं अपना आइटम। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा एक आइटम है जो मैं बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अभी एक एसी है मेरे पास, एसी सेल आउट करता हूँ। एलजी का है, एलजी विंडो एसी 2 टन का है। तो वो मुझे यहाँ पे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एलजी विंडो एसी 2 टन, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट आती है ग्रुप की, क्या आप इसका कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी मैं कोई ग्रुप नहीं क्रिएट करना चाहता। इसके बाद आता है कैटेगरी, क्या आप कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं। देखिए ग्रुप क्या होता है, ग्रुप प्रोडक्ट के नेम से होता है कि वो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, जिससे ये पता चल सके कि वो है क्या। और जो कैटेगरी होगी वो उसमें आप कंपनी का नाम ले सकते हैं, ब्रांड के नेम से बना सकते हैं, या फिर उसका कोई साइज है या उसकी वैरायटी है कुछ, उस टाइप से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं एक कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ एलजी नाम से, क्योंकि जो भी मेरे एलजी के प्रोडक्ट होंगे उसके लिए मैंने कैटेगरी बना दी एलजी। ओके, यूनिट यहाँ पे मैंने इसकी बना रखी थी तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी रेट आपने सेट करना है तो मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए अगर आपने जीएसटी रेट कंपनी लेवल पे सेट किया हुआ है ऑलरेडी, वो हमने कितना किया था 18%। अगर वही लेना है 18% जो हमने सेट किया था और उसका एचएसएन कोड भी वही है, तो आपको यहाँ पे बस ये एप्लीकेबल करना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड डिटेल आपको बाय डिफॉल्ट दिख रही होगी। यहाँ पे एचएसएन कोड भी दिखाई दे रहा है, रेट भी दिखाई दे रहा है। बस आपको ये लेना है एज पर कंपनी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो इससे ना इस पे ऑटोमेटिकली वही टैक्स रेट पिक करेगा जो हमने कंपनी लेवल पे सेट किया था। लेकिन एलजी पे टैक्स रेट डिफरेंट है, तो हम क्या करें, तो हम यहां पे अलग से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहां से अलग से डिफाइन कर देते हैं इस पे, तो फिर इस प्रोडक्ट पे वो कंपनी लेवल से पिक नहीं करेगा, वो यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे वही लेगा। मतलब दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है, यहाँ पे हम सेट करेंगे तो इसी को लेगा ये। तो यहाँ पे मैंने ना इसका एक एचएसएन कोड डाल दिया, मान लीजिए 6109। ठीक है, वैसे इसका कोड अलग होता है एसी का, यहाँ पे एसी भी लिख दिया हमने। इसका टैक्स रेट भी डिफरेंट होगा, तो टैक्स रेट भी मैंने यहाँ पे कर दिया 28। तो ये क्या करेगा, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी रेट कैलकुलेट करेगा ना आगे, ये कितना करेगा 28%। तो ये 28% मैंने कर दिया है। बाकी अभी और ऑप्शन कोई भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ भी नहीं है पिछले साल का, बस हमने आइटम क्रिएट किया, अभी स्टॉक नहीं है हमारे पास अभी कुछ भी। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट बन गया, एक आइटम मैंने बना दिया है। ठीक है, अब ये तो एक आइटम है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास दूसरा एसी भी है, मेरे पास वोल्टास का एसी है, फिर मेरे पास दूसरा हेवेल्स का है, लॉयड का, वो भी एसी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसी हैं। अब आपको सबको पता है कि सभी एसी, चाहे वो किसी भी टाइप का एसी हो, टैक्स रेट तो एक ही होगा और एचएसएन कोड भी एक ही होगा। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप जितनी बार अलग अलग आइटम क्रिएट करेंगे एसी के, हर बार यहाँ पे टैक्स रेट सेट करें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप कहेंगे कि कंपनी लेवल से पिक कर लें, वो भी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 18% होता ही नहीं है एसी पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन एक तो ये है कि भाई एक तो आप एक एक करके करें, पर ये सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा ये है कि आप है ना एक ग्रुप क्रिएट करें। मतलब पहले मैं इसको ऐसे ही सेव करके दिखा देता हूं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा आइटम बनाऊंगा मैं, अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसी है और मैं एक एक आइटम पे टैक्स रेट डिफाइन नहीं करना चाहता। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं एक ग्रुप क्रिएट करूं, स्टॉक ग्रुप। इस ग्रुप का नाम ही रख देता हूं
AC, ओके। और इस ग्रुप के अंदर ही यहाँ पे मैं इसका जो भी HSN था वो सेट कर देता हूं, और यहीं पे ही इसका टैक्स रेट डाल देते हैं। ये टैक्स रेट मैंने डाल दिया, ठीक है। तो मेरा ग्रुप बन गया। अब क्या होगा, अब जो मैंने आइटम बनाया था ना, उस आइटम को भी एक काम करते हैं, या फिर एक नया आइटम बना लेते हैं। इस पर मेरा आइटम है वोल्टास विंडो AC 2 टन। इसको अब आप क्या करेंगे, अगर आपने लिया प्राइमरी तो आपको इसका टैक्स रेट दोबारा सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ले लिया इसको, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया इसका AC नाम से, तो आपको भी पता है इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मैंने पहले से ही टैक्स रेट सेट किए हुए हैं, तो आपको दोबारा से टैक्स रेट सेट नहीं करना। ये अपने आप ही आपके जो ग्रुप है, ग्रुप से ही ऑटो पिक कर लेगा, ठीक है। मतलब जो ग्रुप के अंदर सेट किया होगा इस आइटम पे टैक्स रेट वही पिक होगा, ओके। यानी कि ग्रुप लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, वो कंपनी लेवल वाले को नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी है कि भाई कौन से कंपनी का है ये, तो यहाँ पे हम इसका क्रिएट कर लेते हैं। ये है वोल्टास, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे यूनिट, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने सेट नहीं किया, फिर भी 28 ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है एज पर कंपनी स्लैश ग्रुप, यानी या तो ग्रुप से उठाएगा, और ग्रुप पे नहीं मिला तो फिर सीधा वो कंपनी से उठाएगा। तो ये मैंने एक बना दिया है, ठीक है। और अभी तक हमने 2 बना दिए हैं, एक हमने बनाया था LG का, एक ये बनाया था, ठीक है। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं स्टेपलाइजर, तो हमारे पास एक LG कंपनी का ये हमने ले लिया। ये अब AC तो है नहीं, तो आप इसके लिए भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। इस पे भी आप, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के स्टेपलाइजर होंगे हमारे पास, तो आप उसमें भी चाहें तो यहाँ पे इसका टैक्स रेट सेट कर सकते हैं। और अगर आप सेट नहीं करना चाहते, मान लीजिए स्टेपलाइजर नहीं लेते हैं, हाँ ये LG का है, LG ले लेते हैं, तो इस पे देखिए मैंने कोई ग्रुप भी नहीं लिया, और मैं यहाँ पे भी कोई टैक्स रेट सेट नहीं करना चाहता, तो इस आइटम पे ये कहाँ से पिक करेगा, अब कंपनी लेवल से, ठीक है। तो तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है आइटम, यानी आइटम के अंदर अगर आपने यहाँ पे डिफाइन किया तो ये ग्रुप की भी नहीं से भी नहीं लेगा, ये आइटम पे जो डिफाइन किया होगा वहीं से लेगा। और आइटम पे नहीं किया तो ये आपको ग्रुप से चेक करेगा पहले, और ग्रुप में भी नहीं मिलेगा तो ये फिर ये कंपनी लेवल से चेक करता है, ठीक है। तो मतलब ध्यान रखिएगा, अगर आपने तीनों जगह सेट कर दिया, कंपनी लेवल पे भी, ग्रुप पे भी, आइटम पे भी, तो पहला प्रायोरिटी देता है आइटम को, फिर ग्रुप को, फिर कंपनी को, ओके। तो इस तरह से मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ आइटम बना लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसमें मुझे ये पता चल सके कि मैंने कितने आइटम बनाए हैं और किस आइटम पे कितना टैक्स रेट मैंने सेट किया हुआ है। अगर चेंज करना चाहें तो वहां से चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाए, तो वो क्रिएट तो हो नहीं सकता, वो आपका ऑल्टर ही होगा। और ऑल्टर में जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में स्टैचुरी डिटेल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन स्टैचुरी डिटेल तो दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूं। इसके लिए ना यहाँ पे आपको एक बार F12 करना होगा, F12 होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, या फिर आप एक काम करिए, शो मोर करिए। शो मोर करने के बाद आपको सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा रहा है, GST रेट सेटअप, इसमें आपको मिल जाएगा। और क्या देखना चाहते हैं आप, आइटम, तो आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है ना LG स्टेपलाइजर, उस पे मैंने टैक्स रेट तो सेट किया नहीं था, फिर भी 18% दिखा रहे हैं, तो इसने कहां से पिक किया होगा, कंपनी से। दूसरा जो LG था, इस पे क्या हुआ, इस पे मैंने खुद डिफाइन किया था, यानी इसको ग्रुप में नहीं रखा था, तो इसने डिफाइन किया था तो वो ले लिया। तीसरा वोल्टास, मैंने इस पे सेट नहीं किया था, इसका ग्रुप बनाया था और ग्रुप पे डाला था, तो इसने ग्रुप से ही उठा लिया 28%। इसलिए जो ये टैक्सेबल आ रहा है ना, टैक्सेबल पर ये ब्रैकेट दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसने ग्रुप से या फिर कंपनी से पिक किया है, तो इसने तो अपने ग्रुप से लिया है फिलहाल, ओके। और चेंज करना चाहें तो राइट साइड में ऑप्शन भी है, अपडेट GST डिटेल, ठीक है, HSN डिटेल,
तो यहाँ से आप ये सब सेट कर सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका हो गया है। मैंने आपको अभी तक बता दिया कि किस तरह से फीचर इनेबल करना है। दूसरा आपको बताया कि किस तरह से हमें आइटम क्रिएट करने हैं अपने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है लेजर बनाने हैं, तो परचेज भी करेंगे सेल भी करेंगे, तो परचेज सेल के हिसाब से कौन कौन से लेजर बनेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि हमने ना एलजी कंपनी से, जो एलजी कंपनी है उस कंपनी से कुछ एसी परचेज किए हैं, ठीक है। तो हम कौन कौन से लेजर बनाएंगे, और तो वो साथ साथ बना लेंगे हम, ठीक है। साथ साथ भी बना सकते हैं, एंट्री के साथ साथ बताता रहूंगा आपको। तो हम चलते हैं वाउचर में, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, परचेज का, ठीक है। तो F9 करते हैं। तो जैसे आप परचेज करेंगे तो परचेज में देखिएगा आपके पास है ना तीन टाइप की इसमें विंडो ओपन होती है, और वो विंडो आपको मिलेगी राइट साइड में चेंज मोड पे क्लिक करने से। शॉर्टकट है Ctrl+H। अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है तो आप मुझे बता दें प्लीज, मैं थोड़ा स्पीड स्लो कर लूंगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ, परचेज। तो उसके लिए जाऊंगा वाउचर में, राइट साइड में बटन है चेंज मोड का, Ctrl+H। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विंडो है। पहला है आइटम इनवॉइस, ये आप तब लेंगे जब कोई आइटम परचेज करना हो या सेल करना हो, क्योंकि इसमें लिखा आता है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट। दूसरा इसमें आता है अकाउंटिंग इनवॉइस, ये तब लेंगे जब आप कोई सर्विस का बुक कर रहे हो, यानी कि आपने कोई खर्चा किया है, खर्चे का कोई बिल आपके पास आया है, उसको आप बुक करने के लिए ये लेंगे, एक्सपेंस का बिल बुक करने के लिए। और तीसरा जो इसमें आता है वाउचर मोड, ये आपका DRCR जो आपका पुराना जो मेथड तरीका होता था, उस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री बुक कर सकते हैं। फिलहाल हम करेंगे इसको आइटम इनवॉइस मोड में, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या डिटेल फिल करनी है, सबसे पहले आ जाएगा इनवॉइस नंबर, फिर पार्टी नेम, फिर लेजर, परचेज का लेजर, फिर जो जो आपने परचेज किया वो सब। तो सबसे पहले डालते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं इनवॉइस नंबर, तो INV1। इसके बाद आएगा यहाँ पे पार्टी का नेम, ये प्रोडक्ट आपने किससे परचेज किया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए क्योंकि जीएसटी पढ़ रहे हैं तो जीएसटी से रिलेटेड आपको लेजर्स के अंदर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए एक एक पॉइंट अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो पार्टी नेम हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, या तो यहाँ पे बटन दे रखा है क्रिएट का, आप यहीं से कर सकते हैं, या एक शॉर्टकट है आप वो यूज कर सकते हैं जो Alt+C है, ठीक है। तो हम कर देते हैं, ये सीधा आपको लेके जाएगा लेजर क्रिएशन पे, ठीक है। यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम है, जिस कंपनी से परचेज किया है वो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो पार्टी है ये क्रेडिटर है या डेटर है, तो उस हिसाब से हमने क्रेडिटर ले लिया इसको, और मेंटेन बिल बाय बिल यस कर दिया, जिससे कि बाकी जितने भी बिल आएंगे उस सभी बिल को मेंटेन किया जा सके। पिन कोड ले लिया। हाँ, स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी जीएसटी कैलकुलेट करता है ना टैली, वो स्टेट के अकॉर्डिंग ही करता है, वो आपकी कंपनी की जो स्टेट है और पार्टी के स्टेट को मैच करता है। अगर दोनों स्टेट सेम हुए तो वो आपका CGST SGST लगा देगा, अगर पार्टी का जीएसटी वो स्टेट अलग हुआ तो फिर वहां पे वो कौन सा लगाएगा, IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड जो आपका टैक्स है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने दिल्ली ले लिया, पिन कोड ले लेंगे कि आपकी जो पार्टी है उसका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो 110006 ये ले लेते हैं अभी, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए अभी फिलहाल। नीचे आइएगा रजिस्ट्रेशन टाइप में, अब आपको ये बताना है कि जिससे आप परचेज कर रहे हो वो पार्टी किस तरह की पार्टी है। कोई क्रेडिटर है वो तो सबको पता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर अनरजिस्टर्ड हुई तो आप जीएसटी पे नहीं करेंगे उसे, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है। कभी भी अनरजिस्टर्ड पार्टी को हम जीएसटी पे नहीं करते, फिर उसको पे करने के बजाय सीधा हम खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं जो भी परचेजेज होती है उसका, ठीक है। तो अब दूसरा है कि आपकी पार्टी हो सकता है कंपोजिशन हो,
स्कीम में रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में भी हम जीएसटी उसको पे नहीं करते, क्योंकि कंपोजिशन जो पर्सन होता है ना, वो किसी पे जीएसटी लगा ही नहीं सकता। ठीक है, कंपनी रेगुलर यहाँ पे फिलहाल ले रहे हैं, और रेगुलर लोगे तो आपको उसका जीएसटी नंबर भी फिल करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम उस पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप कर देते हैं। इसमें फिर से ध्यान रखिएगा, अगर जीएसटी नंबर गलत हुआ तो ये आपको वार्निंग दे देगा अभी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आई, इसका मतलब ये ठीक है बिल्कुल। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन भी है इसी में ना, राइट साइड में यहाँ पे अभी एक बटन आता है, वो भी नहीं आ रहा मैंने, क्योंकि ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल बंद कर रखा है। अगर वो ऑन होता है तो राइट साइड में एक ऑप्शन आता है, इसमें होता है वैलिडेट जीएसटी, मतलब आप चाहो तो इस जीएसटी नंबर को चेक कर सकते हो कि ये सही है गलत है। ठीक है, फिलहाल वो बाद में करेंगे। इतना करने के बाद इसको सेव कर देते हैं, पार्टी क्रिएट हो गई आपकी। ठीक है, और जैसे ही क्रिएट होने के बाद पार्टी सेलेक्ट की तो एक विंडो ओपन होती है आपके सामने पार्टी की। यहाँ पे भी एक बार दोबारा चेक कर लेना है कि जो पार्टी आपकी सप्लायर, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे शो होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी दिल्ली है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर गलती से यहाँ पे मुझसे हरियाणा या कुछ और सिलेक्ट हो गया तो फिर जीएसटी फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। ये तो हो गया पार्टी का लेजर। दूसरा है परचेज का लेजर। तो अभी परचेज के लेजर के लिए यहाँ पे हम जाते हैं, क्रिएट करते हैं। अब आपने देखा होगा, अगर आपने जीएसटी पे काम किया है तो कई पार्टी क्या करती हैं, कुछ ऐसे लेजर बनाती है, परचेज @ 18%, परचेज @ 12%, मतलब अलग अलग तरह के रेट के हिसाब से लेजर भी अलग अलग बनाते हैं परचेज का। ठीक है, वो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम बढ़ जाएगा। बजाय उसके आप एक काम कर सकते हैं, एक ही लेजर बनाइए परचेज का, और इसी लेजर को हम हर तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे मेरी जो परचेज है उसमें आइटम 18% वाले हों चाहे 12% वाले हों, वो सब पे काम करेगा ये। ओके, और इसके अलावा अगर आपकी परचेज के अंदर कुछ आइटम ऐसे हैं कि उसमें कुछ पे 12% है, कुछ पे 18% है, तो उस केस में फिर क्या होगा, अगर आप अलग अलग लेजर बनाएंगे तो अब एक ही बिल में आपको लेजर भी बार बार सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कॉमन बना रहा हूँ, तो यानी कि ये जो लेजर होगा ना, इस सब पे काम करेगा मेरा। तो यहाँ पे परचेज रखेंगे, अंडर में जाएगा परचेज अकाउंट के, मतलब परचेज का अकाउंट परचेज में जाएगा। नीचे आएंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, इसके नीचे इसका HSN कोड डालेंगे। HSN कोड मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे पास जरूरी तो नहीं है एक ही प्रोडक्ट परचेज करूं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूं, और उनका जीएसटी रेट भी अलग हो सकता है, HSN भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम परचेज के लेजर में हम नहीं फिल करेंगे, क्योंकि ये कॉमन लेजर है, कॉमन मतलब सब पे काम करेगा। तो इस केस में हम ये लेंगे एज पर कंपनी ग्रुप, यानी कि हमने पहले ही सब कुछ सेट किया हुआ है, तो ये वहीं से पिक करेगा फिर। ओके, इसके अलावा ऐसा ही हम करेंगे रेट में भी। नीचे आएंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में लेंगे गुड्स। ठीक है, तो ये मेरा लेजर बन गया परचेज का। अब यहाँ पे आपने आइटम बनाए रखे थे, तो मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहला मैं परचेज कर रहा हूँ LG का AC, तो यहाँ पे 10 AC में परचेज कर रहा हूँ। 1 AC की कॉस्ट है यहाँ पे 24,000। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको ये फिर से पूछेगा कि आपने जो भी टैक्स रेट सेट किया हुआ है उसमें कोई चेंज तो नहीं करना है। अगर चेंज करना है तो स्पेसिफाई हियर करके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई चेंज नहीं करना, जो सेट किया हुआ है वही लेना है, तो एज पर मास्टर या कंपनी रखेंगे। मतलब ये आपको अलग अलग लेवल स्टेज पे बार बार पूछता है कि जो आपने सेट किया हुआ उसमें चेंज तो नहीं करना, वो हमें नहीं करना, कंटिन्यू। इसके बाद दूसरा आइटम लेंगे। अच्छा, ये डिस्काउंट क्या आ रहा है, ये अलग टॉपिक है, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको हम F12 से बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका कैश ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश ट्रेड डिस्काउंट के ऑप्शन की वजह से आ रहा है, इसको नो कर देते हैं। तो ये मैंने बंद कर दिया। अब इसके नीचे हम लेते हैं दूसरा आइटम। ये आइटम दूसरा जो है, इसका टैक्स रेट अलग है, मतलब एक ही बिल हो गया, एक ही बिल में अब अलग अलग टैक्स के हो गए आपके पास, तो इसमें हम स्टेपलाइजर ले रहे हैं। 10 ये भी परचेज कर लेते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है 4,000 है। ठीक है, अब आपके पास दो आइटम हो गए। ठीक है, जब ये टोटल अमाउंट जो दे रखा है, इस टोटल से जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे अब आपको लेना है जीएसटी, मतलब यहाँ पे आपको टैक्स लगाना है। लेकिन अगर टैक्स से पहले कोई डिस्काउंट लगाना चाहते हो
या फिर कोई एक्स्ट्रा खर्चा है जैसे कि डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, मतलब कुछ भी है, तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हो, फिर उसके बाद आप जीएसटी लगाना। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा जीएसटी लगाने जा रहे हैं। तो जीएसटी के लिए लेजर बनाएंगे। एक लेजर में बना रहा हूं सबसे पहले इनपुट CGST। इनपुट मतलब परचेज, मैंने एक बस आगे इनपुट इसलिए लिखा है कि इससे ये पता चल जाए कि ये परचेज के अंदर यूज करना है हमें, ठीक है। वैसे आप चाहते हो तो इनपुट ना लिख के सिंपल जीएसटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इनपुट लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे ड्यूटी एंड टैक्स, सेलेक्ट करेंगे उसको। जीएसटी का फीचर एनेबल है तो जीएसटी आ जाएगा यहाँ पे, और CGST हम सेलेक्ट करेंगे। टैक्स रेट यहाँ पे फिल करेंगे, तो मैं आपको बता दूं नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए आपके पास एक सिंगल आइटम तो है नहीं, आपके पास तो आइटम बहुत सारे हैं, सबका टैक्स रेट भी अलग अलग है। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे भाई सेट कर दीजिए, जैसे कि 12% का आधा कितना होता है 6, तो फिर ये लेजर जो आपका होगा ना, फिर वो 6 का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि लेजर भी मुझे यहाँ पे अलग अलग ना बनाने पड़े, तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा। ये सब पे काम करेगा, चाहे वो 12 का आधा 6 हो, 18 का आधा 9 हो, सब पे काम करेगा, कॉमन है मतलब ये, वो अपने आप पिक कर लेगा। पिक कहां से करेगा? वो हमने आइटम या ग्रुप पे पहले सेट किया हुआ है। तो जैसे ही मैं करूंगा मेरा टैक्स ऑटो कैलकुलेट होके आ जाना चाहिए। अगर मेरा टैक्स कैलकुलेट होके नहीं आया यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं गलती कर रहा हूँ कोई ना कोई। इसके बाद इसी तरह से नीचे आएंगे सेम, तो इनपुट SGST ले लेंगे, ओके। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसी तरह से, ये SGST आ गया, /UTGST आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये टैक्स मैंने लगा दिया है, और ये मेरी परचेज है फिलहाल, ठीक है। तो परचेज में मेरा बिल नंबर याद रखिएगा, क्योंकि अगर हमें परचेज रिटर्न दिखानी पड़े यानी डेबिट नोट, तो इसी इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में होगा। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूं, और इसको देखना चाहें आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं। ये आपको ड्यूटी एंड टैक्स में दिखेगा नेगेटिव साइड में। नेगेटिव मतलब डेबिट साइड में, क्यों? क्योंकि ये मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये मेरी करंट एसेट्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने सबको अलाउ किया है कि अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जो भी हमने टैक्स पे किया था परचेज पे, वो टैक्स हमें गवर्नमेंट से वापस रिफंड हो जाता है। एक तरह से वो हमारा इनपुट टैक्स जो हमने दिया था वो क्रेडिट हो जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो हमने परचेज पे दिया वो वापस मिलना। तो ये एसेट है, और लेकिन ड्यूटी टैक्स का जो ये हेड है ये लाइबिलिटी है, तो इसीलिए ये टैक्स हमें डेबिट साइड में शो हो रहा है। जब कुछ सेल करेंगे तो टैक्स हमारा क्रेडिट में भी आएगा, फिर उस क्रेडिट के साथ डेबिट को एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा, ओके। मतलब ये हमने 37,200 की मान लो परचेज की CGST, तो ये वो टैक्स है जो हमें आगे चल के गवर्नमेंट से वापस मिलेगा। जब हम सेल करेंगे तो वो क्रेडिट में भी आएगा कोई अमाउंट, तो उससे वो एडजस्ट होने के बाद जो बचेगा वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये मेरा इसमें आ गया। इसके अलावा आप इसको देख सकते हो स्टैचुरी में जीएसटी रिपोर्ट के अंदर। अब ये सेल तो है नहीं जो आपको GSTR 1 में दिखाएगा, आप 3B में चेक कर लीजिए। 3B में सेल और परचेज दोनों आती है। तो 3B में ये जो 4 नंबर है ना, इस पे लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर ITC, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये टैक्स आपका, और ये एलिजिबल फॉर ITC में क्यों दिखा रहा है, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये टैक्स हमारा वापस मिलेगा, तो इसलिए ये हमारा एक तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट है। यहाँ पे दिखा रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही हमने सारा काम किया है, ठीक है। अगर इसी के अगेंस्ट में मान लो आपको कुछ वापस रिफंड करना, रिटर्न करना पड़ जाए, जैसे मैं कहूँ कि मुझे 1 AC में कोई प्रॉब्लम है, उसको रिटर्न करना है, तो वो भी बड़ा सिंपल है। आप जैसे नॉर्मली एंट्री करते हैं डेबिट नोट की, तो वैसे इसमें करेंगे परचेज रिटर्न मतलब डेबिट नोट। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? अदर वाउचर, यहां से लेंगे डेबिट नोट, पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे। पार्टी का नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डालेंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, मतलब कौन से बिल के अगेंस्ट में ये आप रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि एक उस पार्टी से हो सकता है हमने कई बार परचेज किया हो, तो अलग अलग परचेज का अलग अलग बिल होगा ना, तो ये तो बताना पड़ेगा कौन से बिल में से हमें रिटर्न करना है। तो या तो यहाँ पे फिल कर दीजिए, या फिर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो आप आइटम का नाम लिखिए और ये बताइए कितना रिटर्न करना है, 1, ठीक है।
ओके, टैक्स वही रहेगा। जीएसटी दोबारा लगाना पड़ेगा आपको, इनपुट वाला याद रखना। क्यों? क्योंकि वापस जो आपका रिटर्न करेंगे तो जो टैक्स आपको लगा था वो भी तो एडजस्ट होगा, तो आपको दोबारा से यहाँ पे टैक्स लेना है, यानी कि जितना इनपुट पहले लगा था उसमें से ये इनपुट आपका एडजस्ट हो जाएगा। ओके, नीचे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल आप करेंगे तो इसमें क्या बताएंगे कि ये मेरी परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है या फिर डेबिट नोट क्यों बना रहे हैं भाई। करेक्शन इन इनवॉइस हो सकता है कि करेक्शन कर रहे हो, पर यहाँ पे से इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप फिलहाल अदर ले लें। और जैसे मैं अगर डेबिट नोट दे रहा हूं तो दूसरी पार्टी मुझे क्या देगी, क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट नंबर डालना है जैसे उस पार्टी से मिलता है, ठीक है, और डेट कि वो क्रेडिट नोट कब मिला। ये डिटेल अभी नहीं है तो बाद में लेके आप डालें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम जब नया बिल बनाते हैं तो क्या लेते हैं इनमें से, न्यू रेफरेंस। जब पुरानी बिल की पेमेंट या उसके अगेंस्ट में कुछ भी करते हैं तो लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है, कि ये वो बिल जिस बिल के अगेंस्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने सेव कर दिया। अब आप दोबारा से अगर चेक करेंगे ना, 3B ही चेक कर लेते हैं, तो आपको जो पहले दिख रहा था टैक्स वो उस कम हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए ये आपका अमाउंट कम हो गया। इसी में आप देखेंगे तो इसी में ये 2 एंट्री है आपकी। ओके, तो ये तो थी मेरी परचेज और परचेज रिटर्न। इसमें आपको मैंने वो भी दिखा दिया कि टैक्स कहां से चेक करेंगे। ये मेरा एक तरह से जो परचेज किया है ये मेरी आईटीसी है, मतलब हमें गवर्नमेंट से रिफंड होगा। फिलहाल यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड्स रेज करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको अलाउ कर दिया अनम्यूट करने के लिए। देखिए डाउट हो सकता है किसी का हो तो क्लियर कर लें तो अच्छा रहता है कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। सचिन जी, शुभम जी, कोई क्वेश्चन किसी का? मैं कंटिन्यू करूं? मेरी वॉइस आ भी रही है? कल्पना वॉइस आ रही है मेरी? एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और आप सबको वापस म्यूट कर रहा हूं। मैं बीच बीच में ऐसे ही अनम्यूट करता रहूंगा, पूछता रहूंगा। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमने परचेज किया सेम टू सेम सेल होगी, लेकिन इस बार हम लोकल सेल ना करके काम करते हैं अदर स्टेट का करते हैं, क्योंकि ये तो सेम स्टेट का तो हमने कर ही लिया, अदर स्टेट का करते हैं। और थोड़ा इसमें एक नया पॉइंट और ऐड करते हैं। नया पॉइंट ये है कि मुझे जो रेट है ना, 2 तरह के रेट होते हैं। एक होता है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू वो होती है जिसके ऊपर आप जीएसटी लगाते हो। और एक होता है इंक्लूसिव वैल्यू। इंक्लूसिव वैल्यू वो होती है जिसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने 30,000 का एक 1 AC सेल किया, अगर ये टैक्सेबल वैल्यू है तो 30,000 इस पे ऊपर अलग से जीएसटी लगाना पड़ेगा। और मैं कहूं कि इंक्लूसिव वैल्यू है तो 30,000 के अंदर ही टैक्स भी इंक्लूडेड होना चाहिए, यानी फिर टैक्सेबल वैल्यू से कम होगी कुछ ना कुछ। तो देखिए आप नॉर्मल करेंगे वो तो आपको पता ही है, नॉर्मल में तो आपको पता है, लेकिन अगर हमें टैक्सेबल वैल्यू हम टाइप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू मैं लिखूं, तो वो तो होता ही है पहले से। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इंक्लूसिव वैल्यू में टाइप करूं और टैक्सेबल वैल्यू ये खुद से कैलकुलेट कर ले, जैसे मैंने अगर लिखा 40,000 तो टैक्सेबल वैल्यू कम होगी उससे, मैं चाहता हूं टैली खुद से कैलकुलेट कर ले, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले क्या है, परचेज की जगह क्या करना है, सेल। तो जैसे परचेज में जाएंगे इसकी जगह क्या जाएंगे, सेल, ठीक है, सेल में आ गए, ठीक है। सबसे पहला है पार्टी नेम। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा, उस ऑप्शन को पहले मैं डिसेबल कर दूं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब करते हैं, सबसे पहले पार्टी नेम। तो जिस पार्टी को मैं सेल कर रहा हूं उसका नाम है माथुर कलेक्शन। ओके, इस पार्टी को सेल कर रहा हूं, ये डेटर है। और ये जो पार्टी है ये पार्टी मेरी है रोहिणी की, रोहिणी सेक्टर 24। इसका पिन कोड भी है 110042, ठीक है। और ये पार्टी
भी रजिस्टर्ड है। देखिए परचेज के केस में तो हमारी एक ही पार्टी से परचेज करना है जो कि एक रजिस्टर्ड पार्टी होगी, लेकिन सेल में पार्टी तो दो तरह की हो सकती है। या तो हो सकता है वो खुद रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, यानी कि तो उसे बोलेंगे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। वो जरूरी है क्योंकि उसकी बिल अलग से अपलोड करने होते हैं पोर्टल पे। और एक होता है भाई पार्टी हो सकता है अनरजिस्टर्ड हो या कंज्यूमर हो, तो वो होता है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे इस पार्टी को भी क्या ले रहा हूँ, रेगुलर। ओके, और रेगुलर लेने के बाद इस पार्टी को यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर भी फीड कर देते हैं। मेरे पास ही कुछ और भी जीएसटी नंबर है, वही मैं फीड कर रहा हूँ फिलहाल, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे कुछ डिटेल आती है डिस्पैच की। आप चाहें तो यहीं पे बता सकते हैं कि भाई आप डिस्पैच कर रहे हैं तो किस तरह से डिस्पैच कर रहे हैं, डेस्टिनेशन क्या है आपकी, तो आप बता सकते हैं। जिस गाड़ी वाले से आप इसको ले जा रहे हैं उसका भी बता सकते हैं, उसकी डिटेल क्या है आपकी, ठीक है। ये सब आप बता सकते हैं। एक्सपोर्ट अगर अभी है नहीं, अगर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता है तो ये सब डिटेल भी आती है आपकी, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी पार्टी का यहाँ पे पूरी डिटेल आनी चाहिए, ठीक है। बिल टू शिप टू 2 बार एड्रेस पूछ रहा है, क्यों? कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिलिंग कहीं करनी है, शिपिंग माल कहीं और भेजना है, तो उस केस में फिर शिपिंग में शिपिंग टू वाला जो पार्ट है ये पूरा चेंज हो जाता है, और बिलिंग में जिसको बिल दे रहे हो उसके आ जाता है, ठीक है। फिलहाल मेरे केस में दोनों सेम है तो सेम ही रखते हैं। जैसे परचेज अकाउंट बनाया था ऐसे ही हमारा सेल का बन जाएगा, तो ये सेल हमने बना दिया है। इसमें भी सब कुछ सेट है, बस हमें यहाँ पे गुड्स लेना है। क्या सेल कर रहे हैं वो हमने ले लिया, इसमें 2 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। 1 मैं 40,000 की कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आप 40,000 का कर रहे हैं ना, ठीक है, इस पे टैक्स कौन सा लगेगा? आउटपुट लगेगा CGST। लेकिन पार्टी अगर दिल्ली की नहीं है तो फिर IGST, ठीक है। तो मैंने गलती से पार्टी दिल्ली की ले ली, मैं कह रहा था कि मैं बताऊंगा अदर स्टेट का, लेकिन हो गया गलती से ये। तो आप इसको हरियाणा ले लेते हैं, छोड़ो, हरियाणा में इसको यहाँ पे रखते हैं सोनीपत, और इसका पिन कोड ये हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये दिल्ली का नहीं आएगा, ये आपका आएगा हरियाणा का, तो इसमें 06 आपका कोड होगा, ठीक है। ये हमने फिल कर दिया है। यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि आपने अभी जैसे चेंज किया, चेंज होने के बाद यहाँ पे चेंज हुआ या नहीं। अगर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ तो आपकी सारी एंट्री गलत हो जाएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि चेंज तो नहीं हुआ, सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे आप एक बार दूसरी पार्टी सिलेक्ट कर लें, फिर जैसे ही उसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे अपडेट हो जाएगा अपने आप। नीचे देखो अपने आप ठीक हो गया। सेम काम यहाँ पे भी करना है आपको, एक बार दूसरी पार्टी लेके फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे हरियाणा होना चाहिए। अब हम करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं कह रहा था 40,000, अब इस पे जीएसटी लगाना है, तो जीएसटी कौन सा लगेगा? आउटपुट IGST, ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ पे आ जाएगा IGST, और ये टैक्स रेट मेरा आ गया, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि 40,000 मेरा, मैं चाहता हूं कि 40,000 में ही आपका टैक्स भी इंक्लूडेड हो, यानी टैक्स उसी में इंक्लूड हो। तो इस हिसाब से 80,000 में ही आपका टैक्स होना चाहिए। इसने तो क्या किया, 80,000 तो रख लिया टैक्सेबल, उस पर एडिशनल टैक्स लगा के टोटल बिल बना दिया 1 लाख से ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूं बिल 80,000 से ही रहना चाहिए, यानी कि 1 AC 40,000 अकॉर्डिंग 2 AC है तो वो 80,000। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप एक बार F12 करें, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको आप करेंगे ना तो यहाँ पे आपके रेट के 2-2 कॉलम आ जाएंगे। अब आपके पास अगर टैक्सेबल वैल्यू ही डालनी है तो इस फील्ड को आप ब्लैंक ही रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बार बार फीचर को ही ऑफ करते रहेंगे, ये तो आप अनेबल रखिए, बट लेकिन ब्लैंक छोड़ देना इसको जब जरूरत ना हो तो। लेकिन आप कहते हैं नहीं 40,000 में ही टैक्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आप लिखिए 40, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये तो हमने
एलजी का लिया है एसी, ऐसे स्टेबलाइजर जो है ना उस पे हम टैक्सेबल वैल्यू ही लिखेंगे। उस पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ 6000 का, उस पे मैंने देखो टैक्सेबल वैल्यू ही ली है। ओके, तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ जहां पे जरूरत है वहीं पे इसको लेंगे बस। और टैक्स भी मेरा नीचे आ गया है। अब आप कहेंगे सर ये जो टैक्स आया ये विंडो का है, एसी का है या स्टेबलाइजर का है? तो ये दोनों का मिला के टैक्स है। तो इसमें से पता कैसे चलेगा कि विंडो एसी पे कितना लगा या फिर स्टेबलाइजर पे कितना लगा? तो एक तरीका तो ये है कि इसका बिल देख लीजिए प्रिंट आउट। दूसरा एक और ऑप्शन है, आप इसमें ना राइट साइड में एक बटन है रिलेटेड रिपोर्ट का, इस पे जाइएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक बटन मिलेगा जीएसटी टैक्स एनालिसिस। शॉर्टकट क्या है इसकी? ऑल्ट ए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे ऑल्ट ए करिए, ये देखिए ये आ गया किस आइटम पे कितना टैक्स है। ठीक है, टैक्स रेट के साथ। और इसको थोड़ा डिटेल में देखना है तो ऑल्ट प्लस F1 या ऑल्ट प्लस F5 में से कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा डिटेल में खुलेगा। फिर आपको दिखाएगा कि आईजीएसटी लगा है या सीजीएसटी लगा है, क्या लगा है, कितना लगा है, सब कुछ। देखो दोनों टैक्स दिख रहे हैं, दोनों टैक्स का फिर टोटल भी ऊपर दिख रहा है आपको। ओके, तो क्लियर होगा आई थिंक। इसके बाद इसी का प्रिंट आउट भी लेना है आपको, तो सीधा कंट्रोल पी करिएगा, प्रीव्यू देखिएगा। ये देखिए ये आपका बिल बन गया पूरा प्रॉपर। ऊपर हमारा एड्रेस आ गया, नीचे पार्टी का एड्रेस आ गया, नीचे आपको आइटम, HSN कोड, उनका अमाउंट और टैक्स दिख रहा है, और नीचे HSN वाइज भी टैक्स दिख रहा है। ओके, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इस बिल के ऊपर थोड़ा मेरे हिसाब से डिटेल आनी चाहिए कि कौन सी डिटेल मुझे चाहिए कौन सी नहीं, तो आप है ना देखो, एक तो होता है कि आप यहीं पे F12 करें, ये F12 करेंगे तो ये आपके वाउचर के अंदर चेंजेस करेगा। कंट्रोल पी करके यानी प्रिंट कमांड देके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बटन भी है, तो ये आपकी प्रिंटिंग के लिए है स्पेशल, कि प्रिंटिंग में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो रेट का है कि मैं परसेंटेज दिखाना चाहता हूँ कि किस आइटम पे कितना लगा है, तो मैंने इसको यस कर दिया। ऐसे ही वो दो दो एड्रेस दिखा रहा था पार्टी के, मुझे दो एड्रेस नहीं दिखाने हैं। दो तब काम आते हैं जब बिल टू अलग हो, शिप टू अलग हो। मेरा एक ही है तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसाइनी, तो शो कंसाइन डिटेल को नो कर दिया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आप करोगे तो आप देखोगे उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। मेरा टैक्स रेट भी आ रहा है और यहाँ पे ये भी आ रहा है। ठीक है, और अब तो एडवांस फीचर आ गए। अब तो आप चाहो तो यहाँ पे सीधा ऊपर एक्सपोर्ट में जाके इसको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो यहाँ से करंट में। ये फिलहाल ये मैंने एक्सपोर्ट अलग चीज होती है, एक्सपोर्ट में तो वो होता है कि इसको PDF बनाना है या क्या करना है शेयर में जाना है, मतलब शेयर में मेल का ऑप्शन भी है कि मेल करना हो तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं डिटेल साइड डाल के। ठीक है, लेकिन मेल का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, उसकी वीडियो बनाऊंगा अलग से मैं। उस वीडियो को आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, हमारा यूट्यूब का चैनल है, लिंक मैं लास्ट में शेयर करूंगा। उस पर कैसे मेल करते हैं किसी भी इनवॉइस को वो बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल या फिर मेल नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि मैनेज में आपका ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सअप, यानी हम यहाँ से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रख करंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको पहले अपना व्हाट्सएप का जो नंबर है अपना वो कॉन्फ़िगर करना होता है, तो इसका भी प्रोसेस अलग है। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं हो सकता ना एक इस। तो फिलहाल ये मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया। ओके, इसको सेव कर दिया अब आप। तो ये आपकी परचेज थी या सेल थी? ये सेल थी। तो इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं पहले बैलेंस शीट में। तो आप देखेंगे कि आउटपुट टैक्स आपका क्रेडिट में आ रहा है और इनपुट टैक्स डेबिट में आ रहा है। तो जब गवर्नमेंट को पे होता है ना तो पहले आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना होता है और जो बचेगा वो पे करना होता है। यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो सेल कम है परचेज ज्यादा है, तो जितना बचेगा वो आपको पे नहीं करना, वो आपको नेक्स्ट मंथ उसका बेनिफिट मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ की सेल में एडजस्ट कर सकते हो। ओके तो मैंने आपको एक क्वेश्चन परचेज को बता दिया, फिर परचेज रिटर्न हो गया, अब सेल का था। ठीक है, अब ये इसको रिपोर्ट्स में कहाँ देखेंगे, तो रिपोर्ट्स भी दिखा देता हूं आपको एक बार। इसको देखेंगे इस बार GSTR 1 में। GSTR 1 में यहाँ पे तो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। वो बताऊं क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पार्टी नहीं थी, जिस पार्टी का हमने GST नंबर डाला था माथुर कलेक्शन का, वो पार्टी का GST नंबर मैंने गलत डाला था। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखा भी रहा है ये रहा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। देखो इसमें 1 लिखा है ना, यानी एक एंट्री में गलती है हमसे, और जब तक ये ठीक नहीं करेंगे ना
तो आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले जिसने भी अगर यहाँ पे मिस्टेक्स आती हैं पहले वो सब ठीक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक बार जीएसटी नंबर ठीक करते हैं पहले। एक जीएसटी नंबर मैं फीड कर देता हूं। तो ये ठीक कैसे करेंगे, इसके देखो दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसी में जाइए, यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है कि गलती क्या हुई है, सब बता देता है गलती क्या है। लिखा आ रहा है कि जो जीएसटी नंबर है ना पार्टी का, वो या तो आपने फिल नहीं किया या गलत है। तो आप एंटर करिए और एंटर करने के बाद पूछेगा जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 06, ये मत करना कि हरियाणा लेके दिल्ली का डाल दें, वो थोड़ा ध्यान रखना बस। देखिए मैंने फिल कर दिया है, लेकिन फिल होने के बाद अभी ये एरर ठीक हुई नहीं है। हमने जीएसटी नंबर ठीक कर दिया, अब ये कहेगा कि आपने तो सर जीएसटी नंबर सेट कर दिया, अब हम कौन सा माने। आपने लेजर में बनाया था, लेजर बनाते समय एक जीएसटी नंबर डाला था, अब हम उसको सही माने या जो आपने अभी डाला है वो सही माने। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन वो आ गया फिर से कि मिसमैच आ गया। किसमें मिसमैच आ गया, पार्टी और ट्रांजैक्शन में। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये पूछेगा आपसे कि नीचे दो डिटेल है, एज पर ट्रांजैक्शन तो आपका ये जीएसटी नंबर है जो आपने अभी अभी सेट किया है, और एज पर मास्टर आपने ये दूसरा जीएसटी नंबर ले रखा है। तो कौन सा सही है। अगर मुझे लगता है कि मास्टर वाला सही है तो यहाँ लेना है मास्टर टू ट्रांजैक्शन। अगर मुझे लगता है कि नहीं अभी जो मैंने अभी सेट किया था यानी कि ट्रांजैक्शन लेवल पे वो सही है तो आप ट्रांजैक्शन टू मास्टर लेंगे। और ये जो अपडेट कर रहे हैं ये कौन से डेट से एप्लीकेबल होगा, तो जिस दिन से मैंने एंट्री की है भाई इसको मैं कर देता हूं। अब आपका कोई मिसमैच नहीं है। अब आप देखेंगे ये डिटेल मुझे B2B के सामने दिखाई दे रही है। B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। जब आप इस पे जाएंगे ना तो आपको पार्टी का जीएसटी नंबर और सारी डिटेल दिखेगी प्रॉपर तरीके से। ओके, इसमें एक B2C भी आ रहा है। ये B2C क्या है, बिजनेस टू लार्ज, मैं बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन बिजनेस टू कंज्यूमर में भी दो तरह के कंज्यूमर होते हैं। एक वो पार्टी होती है जो बड़े अमाउंट में परचेज करती है, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर तक का जिसका बिल बनता है। एक कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, B2B तो ले ही लेता है। एक कंज्यूमर जो 2.5 लाख से ज्यादा की परचेज करता है, और साथ ही साथ वो पार्टी अदर स्टेट की भी होनी चाहिए। तो वो सब डिटेल आपकी आती है B2C लार्ज में। ये GSTR1 का मतलब मैंने बताया था सेल रिटर्न भरने के लिए है। तो इसमें B2C लार्ज मतलब अदर स्टेट की पार्टी और बिल कितना होना चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लो पार्टी तो दूसरी स्टेट की है लेकिन 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, फिर वो B2C स्मॉल में जाएगा। ये नीचे दिख रहा है आपको B2C स्मॉल इसमें। या फिर बिल तो 2.5 लाख से ऊपर का है, पार्टी सेम स्टेट की है, तो भी वो B2C स्मॉल में जाएगा। B2C लार्ज में तभी जाता है जब अदर स्टेट की पार्टी हो। ठीक है, यानी सिंपल एक छोटी सी एंट्री अगर मैं यहाँ पे करूं आपके लिए, इसमें बेनिफिट है, हमें ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। तो यहाँ पे एक पार्टी हम ले लेते हैं सोनिया। ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये पार्टी उत्तर प्रदेश से है पहली बात तो, और रेगुलर नहीं लेना, यहाँ पे इसको कंज्यूमर ले लेते हैं यानी अनरजिस्टर्ड। ओके, तो यहाँ पे सेल किया, क्या सेल करें भाई इसको, इसको भी हम 2AC ही सेल या 3AC सेल कर देते हैं। पर बिल मैंने क्या बोला 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए है ना। तो एक काम करते हैं थोड़ा ज्यादा सेल कर देते हैं, 5 सेल कर देते हैं, या फिर कॉस्ट बढ़ा देता हूँ इसकी भाई। ठीक है, कॉस्ट इसकी मैं कर देता हूँ, इसको 46,000 का 1 सेल कर रहा हूँ। अभी भी नहीं पहुंचा, सारा सेल तो कर नहीं सकते ना, बचेगा क्या फिर। स्टेपलाइजर सेल कर देते हैं साथ में, 5 ये सेल कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं 9,000 का सेल कर रहा हूँ, अभी भी नहीं पहुंचा। ये मुझे लग रहा है हमारा काम होने नहीं देगा, 52,000 का कर देते हैं पूरा, अब तो हो ही जाएगा। अभी टैक्स भी लगेगा ना, टैक्स लग के बिल जाएगा 2.5 लाख से ऊपर। यहाँ पे हम लगाएंगे आउटपुट IGST, तो आप देखेंगे बिल 2.5 लाख से ऊपर चला गया है और अदर स्टेट का भी है। तो जैसे सेव करेंगे बैक करेंगे तो आप देखेंगे B2C लार्ज में आपको ये शो करेगा। ठीक है,
इनके अगेंस्ट में अगर सेल रिटर्न दिखानी हो तो बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे मैंने वो किया था ना डेबिट नोट, ऐसे इसमें कौन सा बनेगा, क्रेडिट नोट। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सपोर्ट है ये है इंडिया से बाहर सेल करने के लिए, इसको हम अपने एडवांस सेशन में देखेंगे जो एडवांस जीएसटी का है। एक है यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, मतलब ये जो B2B की सेल की थी इसके अगेंस्ट में अगर आपने कोई भी डेबिट या क्रेडिट नोट बनाया तो वो आपको कहाँ मिलेगा, इसमें रजिस्टर्ड वाले में। यानी कि B2B के अगेंस्ट में कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड के केस में है, इसमें आएगा। और B2C लार्ज जो था, यानी जिसमें 2.5 लाख से ऊपर सेल थी, उसके अगेंस्ट में अगर आपने कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट बनाया तो अनरजिस्टर्ड में दिखेगा। लेकिन इसकी शर्त है, कंडीशन सुन लीजिएगा, B2C, लेकिन वो B2C जो 2.5 लाख से ऊपर सेल हुई थी उसके अगेंस्ट में कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट होगा तो ही आपको अनरजिस्टर्ड वाले में शो होगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल होगा तो वो B2C स्मॉल के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा, मतलब इसी के अंदर ही वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी, अलग से नहीं दिखाता आपको। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने कोई निल रेटेड आइटम बेचा, मतलब ऐसा आइटम जिसपे टैक्स रेट ही नहीं होता, जैसे ऐसा भी कोई आइटम हमारे पास हम बना ही लेते हैं, सोनिया ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा कोई आइटम हमारा है स्टैंप, एक होता है स्टैंप होती है ना, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे टैक्स के अंदर, इसका पहले तो HSN तो सबका ही होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं स्टैंप, और इसमें टैक्स रेट इसका कर देते हैं फिलहाल एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स में एग्जेम्प्ट है। तो इसको अगर हम सेल करते हैं तो बिल टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, टैक्स इनवॉइस उसको बोलते हैं जिसमें टैक्स लगा हो, इसमें टैक्स नहीं है। तो इस केस में जो बिल बनेगा वो बनेगा, उसे बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें टैक्स में लगाना भी चाहूंगा तो देखिए टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा, प्रिंट निकालेंगे तो ऊपर लिखा भी आएगा बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, और इसकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो आपको कहाँ शो करेगा, ये देखिए निल रेटेड में, मतलब एग्जेम्प्ट हो तो निल रेटेड हो, इसी के अंदर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं उसी में आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये बिल ऑफ सप्लाई है। अगर कोई टैक्स इनवॉइस का बिल होता और इसका प्रिंट देखें तो इस पर लिखा होता है टैक्स इनवॉइस। ओके, अब लास्ट इन डिटेल बची इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है HSN डिटेल। ये HSN डिटेल भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब GST की रिटर्न भरते हैं तो वहां पे ये भी बताना पड़ता है कि मेरे पास कितने HSN थे और हर एक एक HSN वाइज कितनी क्वांटिटी सेल हुई, कितना टैक्सेबल वैल्यू थी, कितना टैक्स था, ये सब हमें फिल करना होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा GSTR1 देख रहे हैं, इसे एक्सपोर्ट करने से पहले आप एक बार बस ये चेक कर लीजिएगा कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे ये दिखा रहा है 5 ट्रांजेक्शन थी टोटल, उसमें से 3 ट्रांजेक्शन ही सेल की हैं, 2 ट्रांजेक्शन जो दिखा रहा है ये नॉट रिलेवेंट, ये सेल की नहीं है। तो जो 3 बची वो 3 की 3 बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती होती तो अनसर्टेन में दिखती। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट हमें दिखा रहा है इस रिपोर्ट को हम टैली से एक्सपोर्ट करेंगे, पोर्टल पे अपलोड कर देंगे तो आपकी GST रिटर्न फाइल हो जाएगी। ये बड़ा काम नहीं है GST रिटर्न फाइल में, अगर आप टैली यूज कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल है। कैसे, ऊपर जाएंगे यहीं से एक्सपोर्ट पे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है GST रिटर्न, तो आप ये देख लीजिए कि हमने अभी तक माथुर को सेल किया, सोनिया को सेल किया, सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ठीक है, नीचे बटन आ रहा है एक्सपोर्ट का, क्लिक कर दीजिए। जो फाइल का फॉर्मेट होगा वो है हमारा JSN एक ऐसी फाइल होती है जिसे हम बाद में सीधा पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप फाइल फॉर्मेट चेंज करके यहाँ पे एक्सेल लेते हैं या कुछ और लेते हैं तो फिर आपको वेबसाइट से, GST की वेबसाइट से इसका ऑफलाइन टूल आता है, पहले वो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर थोड़ा प्रोसेस बड़ा है। तो फिलहाल JSN ले लेते हैं और फाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है वो लोकेशन ले लीजिए। तो आपकी फाइल जो आपने लोकेशन दी थी डेस्कटॉप की, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। यहाँ पे फिलहाल ये फाइल B2B की अलग से बनी है, B2C की अलग से बनी है, मतलब इसने सारी अलग अलग बना दी। लेकिन ऐसा तो मुझे बनाना ही नहीं था, मैं अलग अलग तो ना अपलोड करूंगा। अलग अलग तो हम तब बनाते हैं जैसे कि मान लीजिए मैंने कभी फाइल अपलोड की, उसमें से कुछ अपलोड हो गया, कुछ सही से अपलोड नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ तो हम अलग अलग फाइल बना के खाली वही अपलोड करेंगे जो अपलोड नहीं हो पाई थी। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता दूं, एक सेकंड रुकिएगा, दोबारा से एक्सपोर्ट करते हैं फिर से एक बार।
यहाँ पे वो डिटेल आपकी हट गई है, क्यों? क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर चुके हो ना। तो एक मिनट, ये जैसे ही बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके मैंने ये बटन क्लिक किया फर्स्ट वाला, तो ये वापस आ गई। ठीक है, फिर से एक्सपोर्ट करते हैं। इस बार यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेकंड नंबर पे, सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन। हमें हर एक सेक्शन की अलग अलग तो ना बनानी है, तो राइट साइड में बटन आ रहा है एक्सपोर्ट सिंगल फाइल, तो ये कर देना, वो ऑप्शन अपने आप नो हो जाएगा। अब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सिंगल फाइल बना के देगा, देखो ये रही। अब आप इस फाइल को पोर्टल पे सीधा जाके अपलोड कर सकते हैं। हाँ, पोर्टल का मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पोर्टल का फिर अलग प्रोसेस है। टैली में हमने GSTR1 एक्सपोर्ट कर दिया है। 2 हमें फाइल करनी नहीं होती। 2 तो क्या होता है, हम बस मैच करने के लिए होता है कि हमने जो परचेजेज की हैं और पोर्टल पे जो हमें रिटर्न वो मिला है इनपुट टैक्स, उसको मैच करना है। तो 2A 2B है, उसके अंदर आप पोर्टल से फाइल डाउनलोड करिए और यहाँ से जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो आपके सारा ये मैच करके दे देगा कि क्या मैच कर रहा है, क्या मैच नहीं कर रहा। ठीक है। और दूसरा 3B होती है। 3B में सेल और परचेज दोनों आती है। जैसे अब यहाँ पे दिखा रहा है ये अप्रैल का कि 5 ट्रांजेक्शन टोटल थी, उसमें से जो सेल की है वो 3.1 में दिखती है, जो परचेज की है वो 4 में दिखती है। ठीक है, 3.1 मतलब होता है कि ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है, और 4 का मतलब है ये टैक्स मुझे गवर्नमेंट से लेना है, ये मेरा वापस मिलेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि नेट टैक्स हमें कितना पे करना है? तो 84 हमारा आउटपुट टैक्स है, 64 हमारा, 64 नहीं, ये 67 ये हमारा इनपुट टैक्स है। ठीक है, ये 84 का ही 64 पार्ट है। आपका मेन है, मैंने बताया था 3.1 और 4, तो 84 माइनस 67 जो बचेगा उतना टैक्स आपको पे करना है। मतलब आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हो, बैलेंस शीट में भी आपको दिखा रहा होगा, यहाँ देखिए 16,955 इतना टैक्स आपको बस गवर्नमेंट को पे करना है। ओके, तो ये दोनों रिपोर्ट मैंने बता दी। वैसे तो GSTR3B की आपको रिटर्न फाइल करने के लिए फाइल एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पोर्टल पे जब हम GSTR1 फाइल करते हैं उसके कुछ दिन बाद 3B के अंदर डिटेल अपने आप अपडेट हो जाती है, और 2 की डिटेल भी पोर्टल से ही अपने आप आती है, तो वो अपने आप ही 3B आपका बन जाता है। बस हमें वहां पे प्रोसीड करके एक बार चेक करके कंटिन्यू करना होता है। पर फिर भी आप टैली में आपको दिखा दिया मैंने कि किस तरह से ये डिटेल आप यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा आई थिंक। तो मैंने आपको नॉर्मली कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है, कैसे GST लगाना है, ये सारा आपको बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइम हमारा सेशन होगा उसमें अभी एडवांस बहुत कुछ पढ़ना है। उसमें ये जानना है कि डिस्काउंट कैसे लगाना है या एडिशनल चार्जेस लगाने हैं, जैसे डिलीवरी पैकिंग वो कैसे लगेगा, बिल टू शिप टू कैसे होगा, जैसे कि बिलिंग अलग है शिपिंग कहीं और है, या फिर अगर आप कुछ ऐसा परचेज या सेल कर रहे हैं जो RCM के अंडर में आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आपने किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज कर लिया तो वो कैसे हम उसको करेंगे, या फिर हमने कोई ऐसा सेल किया जिसपे गवर्नमेंट कहती है कि इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? मैंने आपको अनम्यूट करने के राइट्स दे रखे हैं, तो एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स तब तक आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर नेक्स्ट सेशन हमारा सैटरडे को है GST एडवांस का, लेकिन उस दिन इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, तो अगर वो सेशन उस दिन नहीं हो पाया तो उसकी डेट हम थोड़ा पोस्टपोन करेंगे, 2 से 3 दिन आगे करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि सेशन हमारे यहाँ पे होते रहते हैं, ये फ्री सेशंस हैं, ये भी होते हैं, और अलग अलग टॉपिक पे हमारे पेड सेशंस भी होते हैं थोड़ा अलग लेवल में। ठीक है, तो उसकी डिटेल भी आपको मिलती रहेगी। और एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि आप या आपके पूरे स्टाफ में कोई भी जिसको टैली अच्छे से आता है और अपने नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है, तो टैली कंपनी की तरफ से एग्जाम्स भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टाफ के लिए। टैली की तरफ से एग्जाम होता है ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद सर्टिफिकेशन दी जाती है थ्रू टैली डायरेक्ट बैंगलोर से। ठीक है, और कोई ऐसा है कोई चाहता कि मुझे एग्जाम नहीं देना लेकिन सर कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाए जिससे कि हम खुद स्टडी कर सके, सेल्फ स्टडी, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है
टैली का खुद का स्टडी मटेरियल है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, दिनेश खत्री, यहाँ पे सब मैनेज करता हूँ और साथ में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ। तो फ्रेंड्स, बस अब लास्ट में आपसे यही कहूंगा, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और मैं आपके सामने एक फीडबैक फॉर्म आपके सामने भी शो करने जा रहा हूं। आपका जैसा भी फीडबैक हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं चाहता हूं आप फिल करें, जिससे कि हमें भी आगे मोटिवेशन मिले, हमें पता चले कि हम सही सेशन सही से दे रहे हैं या कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अभी आपके सामने फीडबैक फॉर्म शो होगा, तो प्लीज आप उसे जरूर फिल करें, और साथ साथ अपने क्वेश्चन पूछते रहिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। देखिए आपके सामने फीडबैक फॉर्म अभी आ गया होगा, तो आप प्लीज इसे फिल करिए, फिल कर दीजिए, और चैट बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूं मैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा तैयार रहूंगा आपको हेल्प करने के लिए, उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। हम चाहते हैं कि हम आपसे लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट रहें, तो मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूं। चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है सरस्वती अकाउंटेंट्स। ये आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो टॉप पे ही आ जाएगा, और आज की सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं वहीं पे अपलोड करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म फिल करने के बाद एग्जिट कर सकते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा से नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी मैं भी हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अपना।